हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने फेसबुक पोस्ट की है और जयराम ठाकुर ने इसके माध्यम से जानकारी दी है कि उन्होंने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। तो ये पोस्ट है जो जयराम ठाकुर की ओर से की गई है, हिमाचल के पूर्व सीएम की ओर से की गई है। ये फोटो उन्होंने शेयर की है जिसमें प्रधानमंत्री के साथ चर्चा करते वो नजर आ रही हैं। तो इसे लेकर उन्होंने लिखा कि आज दिल्ली में यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से शिष्टाचार भेंट की। वहीं हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर से खास बातचीत, पीएम मोदी से मुलाकात, शिष्टाचार भेंट हुई और हिमाचल में चुनाव परिणाम को लेकर चर्चा हुई है, ये भी उन्होंने कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हिमाचल में हम जनता की आवाज को उठाते रहेंगे। पूर्व सीएम ने कांग्रेस पर भी इस दौरान हमला बोला और कहा कि हिमाचल में मंत्रिमंडल का गठन न होना एक बहुत बड़ा संदेश है। कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कांग्रेस की सरकार में एकजुटता नहीं है। तो जयराम ठाकुर की ओर से तमाम बातें कही गई। हिमाचल के पूर्व सीएम ने कहा है कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, अभी तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है, जो एक बहुत बड़ा संदेश है। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं, पीएम मोदी से उन्होंने मुलाकात करी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करी है। क्या क्या मुलाकात के पहलू हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आज पीएम मोदी से आप लोगों ने मुलाकात की है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नड्डा जी, उनसे भी आपने मुलाकात की है। सर, प्रधानमंत्री जी से चुनाव के परिणाम आने के पश्चात ये पहली बार मिलना हुआ है, शिष्टाचार की भेंट थी। और हिमाचल प्रदेश के चुनाव में प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा सहयोग रहा, हमको कैंपेन किया उनने, और निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश की जनता ने जो है उनके कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा भी लिया। जहाँ तक आज की मुलाकात है तो पूरे हमारे हिमाचल प्रदेश में चुनाव के परिणाम जिस प्रकार से आए हैं उसमें क्या सारी चीज़ों को लेकर के कैसे रहा, इन सारी बातों को लेकर के भी चर्चा हुई। और मुझे इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्र से जो मदद जिस रूप में हम मुहैया करा सकते हैं केंद्र सरकार की ओर से, उसको निश्चित रूप से जारी रखेंगे और वो बढ़ चढ़ करके उसमें मदद करते रहेंगे हिमाचल के लोगों के लिए। भी हमने हिमाचल के हितों की रक्षा की है, हिमाचल के हितों के लिए काम किया है। और विपक्ष में रहते हुए सरकार अगर हिमाचल के हितों की बात करेगी, निर्णय ऐसे लेगी जिसमें हिमाचल प्रदेश की जनता का हित हो, तो हम भी सहयोग करेंगे। लेकिन जन विरोधी निर्णय अगर करेंगे तो निश्चित रूप से उसका विरोध करेंगे और डट करके करेंगे। विधानसभा के अंदर भी करेंगे और विधानसभा के बाहर भी करेंगे। मैं तो एक तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि जो एक कम्युनिटी, हमारी हाटी कम्युनिटी के लिए जो ट्राइबल का दर्जा देने की बात थी, वो लंबे समय से चला हुआ था, 60s से चला था, 1960s का इशू था वो, और अब जाकर के उसका समाधान हुआ है। सर, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बन चुकी है, मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर काफी ज्यादा घमासान देखने को मिला था हिमाचल में, अभी तक कैबिनेट का जो गठन नहीं हुआ है, किस तरीके से देखते हैं सर आप उसको? देखिए, मुझे उसमें कुछ ज्यादा नहीं कहना, हम एक बार नहीं बार बार इस बारे में कह चुके हैं, बार बार लोग पूछ भी रहे हैं। मंत्रिमंडल का गठन ना होना तो एक बहुत बड़ा एक संदेश जा रहा है कि सब ठीक नहीं है कांग्रेस के अंदर, और ये भी एक संदेश जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार में एकजुटता भी नहीं है। अस्थिरता का एक माहौल वर्तमान में कांग्रेस की सरकार में खासतौर से जिस प्रकार से है, उसमें वो बातें सारी अब लोगों के ध्यान में आ गई हैं, किस प्रकार से सारी परिस्थितियां वहाँ आने वाले समय में होंगी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ इस सारे विषय को लेकर के कि मंत्रिमंडल का विस्तार करना, इसमें ही इतना विलंब लग रहा है, तो आने वाले समय में सरकार में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय भी करने होंगे कई चीज़ों को लेकर के। जो कमिटमेंट्स इनने की है, 10 कमिटमेंट्स इनने की हैं, तो उनको पूरा करने में तो मुझे लगता है कि और भी ज़्यादा कठिनाई आएगी। सर, बीजेपी अब विपक्ष में है, सर विपक्ष का नेता किस तरीके से, जो जानकारी है कि आपको बना सकते हैं, विपक्ष नेता आप बन सकते हैं, उसको लेकर किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, ये सारा हमारा कोई विषय नहीं है, हमारी पार्टी तय करती है, पार्टी की ओर से जो निर्णय होगा उसको स्वीकार करेंगे, सब लोग काम करेंगे, डट कर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर खबरें तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जिन्होंने खबरें अभी तक से खास बातचीत की। कैमरामैन जस्सी के साथ राजा पटेल, दिल्ली, खबरें अभी तक।
वहीं हिमाचल में कांग्रेस सरकार के 10 दिन पूरे हो चुके हैं। विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है और सवाल पूछा है कि आखिर कब चलेगी कांग्रेस सरकार की पहली कलम। 10 दिन में भी अभी तक नहीं हुआ मंत्रिमंडल का गठन। लोगों को गुमराह करके सत्ता में आई है कांग्रेस। कांग्रेस अब वादों से मुकरने लगी है, ये बड़ी बातें कही गई हैं। लोगों को गुमराह करके सत्ता में आई है कांग्रेस और कांग्रेस अब वादों से मुकरने लगी है। ये भी अब इस समय विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है, सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अभी क्योंकि सरकार गठन के 10 दिन पूरे हो गए हैं, तो 10 दिन पूरे होते ही विपक्ष ने सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। बड़ी बात यह भी है कि कांग्रेस की ओर से ही दरअसल खुद चुनाव के समय वादा किया गया था। 10 दिन के भीतर पहली कलम से ओपीएस लागू करने का वादा किया था और कई ऐसी गारंटियां कांग्रेस की ओर से दी गई थी, लेकिन 10 दिन पूरे हो गए हैं, अभी तक मंत्रिमंडल का भी गठन तक नहीं हुआ है, ना ही कोई पहली बैठक हुई है। तो इसीलिए अब विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि आखिर कहां गए वो वादे, अब उन्हें कैसे कांग्रेस पूरा करेगी, क्योंकि 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं, 10 दिन हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक मंत्रिमंडल का भी गठन नहीं हुआ है। और बात तो थी पहली कलम से ही, कई गारंटियां थी जिनको लागू करने की बात थी। 10 दिन के भीतर पहली कलम से ओपीएस लागू करने की बात थी। आखिर ये वादा पूरा कैसे करेगी कांग्रेस? अब बीजेपी की ओर से सरकार पर निशाना साधते हुए यह भी कहा जा रहा है कि दरअसल झूठे वादे करके सत्ता में आई है कांग्रेस और अब जब सत्ता में कांग्रेस आ गई है तो अपने किए वादों से मुकरने लगी है। खुद पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ये कहते नजर आए हैं, कांग्रेस पर निशाना साधते नजर आए हैं कि 10 दिन हो गए हैं, अभी तक मंत्रिमंडल तक का भी गठन नहीं हुआ है। तो इससे ये तो स्पष्ट है कि कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि अभी तक मंत्रिमंडल का भी गठन कांग्रेस नहीं कर पाई है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा, कांग्रेस के वादे को याद दिलाते हुए कि आखिर इन वादों को कांग्रेस कैसे पूरा करेगी। पहली कलम से पूरा करने की बात थी और जयराम ठाकुर ने यह भी कहा कि झूठे वादे करके कांग्रेस सत्ता में आई है। इसी तरह से बीजेपी के दूसरे नेताओं की ओर से भी सरकार पर अब निशाना साधा जा रहा है और सरकार को अपने किए वादों को याद कराया जा रहा है। जो वादे करके कांग्रेस प्रदेश की सत्ता पर काबिज, जो 10 गारंटियां कांग्रेस की ओर से दी गई थी, जिसमें एक सबसे बड़ी गारंटी थी ओपीएस को प्रदेश में बहाल करने की, ओपीएस को प्रदेश में लागू करने की। ओल्ड पेंशन स्कीम का एक सबसे बड़ा मुद्दा जो इस बार के चुनाव में कांग्रेस की ओर से उठाया गया था और उसी को लेकर एक बड़ा वादा कांग्रेस ने किया था कि 10 दिन में पहली कलम से इस ओपीएस को हम प्रदेश में लागू करके दिखाएंगे। तो अब इसीलिए यहाँ पर जो प्रदेश सरकार है, कांग्रेस सरकार है, वो विपक्ष के निशाने पर आ गई है और विपक्ष को मुद्दा मिल गया है सरकार को घेरने का। सवाल पूछे जा रहे हैं नई सरकार से कि आखिर क्या हुआ आपके वादे का जो आपने जनता से किया था, और साथ ही कहा जा रहा है कि दरअसल सत्ता मिल गई है तो अपने वादे से कांग्रेस मुकरने लगी है। तो अब सवाल उठने लगे हैं नई सरकार के ऊपर ही। दरअसल आपको बता दें कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, पूरे पूर्ण बहुमत के साथ प्रदेश की सत्ता पर कांग्रेस काबिज हुई और उसके बाद से ही, हालांकि अभी स्थिति नई सरकार के लिए कुछ ठीक नहीं है, मंत्रिमंडल का गठन होना अभी बाकी है, मंत्रिमंडल के गठन को लेकर मत्थापच्ची जारी है। ऐसे में मौका मिला है विपक्ष को सरकार को घेरने का। हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर नरेश चौहान जुड़ गए हैं, सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार। नरेश चौहान जी, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। धन्यवाद जी। एक बड़ा वादा किया था सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने कि 10 दिन के भीतर पहली कलम से कांग्रेस सत्ता में आने के बाद ओपीएस को प्रदेश में लागू करेगी। कैसे होगा ये वादा पूरा? अब 10 दिन हो गए हैं, सवाल पूछने शुरू हो गए हैं। केवल भाजपा से प्रॉब्लम है, जिन लोगों को इसका लाभ मिलना है, जो ओपीएस के लिए लोग लड़ाई लड़ रहे थे, जिनकी बात जयराम जी ने 2 साल से नहीं सुनी, आज वो जयराम जी और इनके लोग बड़े उतावले हो रहे हैं। सर, वादा तो आप ही ने किया था ना, वादा तो आपने, क्योंकि आपके बड़े बड़े नेताओं ने, मुख्यमंत्री जी ने, डिप्टी सीएम ने, सभी ने ये खुल के वादा किया कि 10 दिन में हम लागू करके दिखाएंगे। बिल्कुल करेंगे,
मेरा मीडिया के बंधुओं से भी सबसे की अपील है कि आप पेशेंस रखें। 10 दिन में अब कैबिनेट बनने वाली है, कैबिनेट फैसले होने वाले, आपको इसमें शंका करने की जरूरत नहीं है। जो वादे किए कांग्रेस पार्टी ने वो पूरे किए जाएंगे। सर देखिए, सवाल इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि अभी तक तो वादा पूरा तो तब होगा जब मंत्रिमंडल का गठन होगा। आप सही कह रहे हैं कि पहले मंत्रिमंडल का गठन तो होने दे। आपने बिल्कुल सही कहा, मंत्रिमंडल का गठन तो होने दे जी। तो मंत्रिमंडल का गठन कब होगा? कांग्रेस में क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? आप तो मेरे को सवाल जवाब तो मैं तब दूंगा कि आप सवाल पूछा ना, आप जवाब दे। अब आपकी बारी। नहीं तो आप तो सवाल ही पे सवाल करे जा रहे हैं। सर जवाब दीजिए। अब आप बोले जा रहे, मुझे मौका मिलेगा। सर आप ही को मौका दे रही हूँ मैं, आप बोलिए ना। हाँ तो आप कहाँ दे रहे हैं? आप ही बोले जा रहे हैं, मुझे तो मौका ही नहीं दे रहे जवाब देने का। अभी बोलिए सर। आप ये बोलिए कि हमारी सरकार बनी, आप खुद बोल रहे हैं, आपने 4 सवाल इकट्ठे डाल। पहली बात है कि कैबिनेट बनेगी, कैबिनेट में फैसले होंगे, जो कांग्रेस पार्टी ने वादे किए पूरे किए जाएंगे। इसमें किसी को भी निराश होने की जरूरत नहीं। और भाजपा को अभी ये समझ लेना चाहिए कि आप सत्ता से बाहर है। जो काम आपने 2 साल में नहीं किया, सुनी तक नहीं बात, उस वादे को हमने जो पूरा किया, हम पूरी तरह से गंभीर है। सरकार इसके प्रति पूरी गंभीर है। आप पूरा विश्वास रखिए कि जैसे ही कैबिनेट बनती है, और 10 दिन की बात हुई है तो 10 ही दिन होंगे। ठीक है। हमारे साथ इस समय राजीव भारद्वाज, बीजेपी के नेता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भारद्वाज जी, बीजेपी ने सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं नई सरकार से कि 10 दिन हो गए हैं, ओपीएस बहाली कब होगी। अब नरेश चौहान जी कह रहे हैं कि थोड़ा धैर्य तो रखिए, कम से कम मंत्रिमंडल का गठन तो होने दीजिए। नमस्कार अवंतिका जी। जी नमस्कार। आपके चैनल से जुड़ने के लिए मुझे बहुत धन्यवाद। जब आपने इनकी कांग्रेस की सरकार बनी थी तो मैं आपके चैनल पे आया था जी। मैंने तब कहा था कि भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत और सार्थक विपक्ष की भूमिका निभाएगी, और हमें भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी हमें फिर से इनसे प्रश्न पूछने पड़ जाएंगे, क्योंकि जो नई सरकार बनी है उनको मौका देना चाहिए जी। लेकिन जो परिस्थितियां ये बन गई हैं कि जो जनहित के निर्णय आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में किए थे जी, आज रोज एक नया समाचार सुनने को मिल रहा है कि जो कार्यालय थे बन गए थे, ऑपरेशनल थे, वहां बिठा दिए गए थे, और वो जनहित के काम के लिए थे। वो केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के काम के लिए नहीं थे, वो जनहित में सबके काम के लिए थे। और मैं बड़े दुख के साथ आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय नरेश जी यहाँ बैठे हैं कांग्रेस की तरफ से, उनसे ये पूछना चाहता हूँ, ये कौन सा विकास कर रहे हैं आप हिमाचल प्रदेश में, मुझे ये बताएं। जो निर्णय किए गए थे वो कार्यालय बंद कर दिए, और ये विकास करेंगे आप आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश के लिए? नरेश और जी, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, कितना विरोधाभास है कांग्रेस पार्टी में जी। बात है कि 10 कितने दिन हो गए आज तक वो मंत्रिमंडल नहीं बना पाए अपना। ये परिस्थितियां हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस के लिए बड़ा टफ टाइम होने वाला है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से नरेश जी देखिए, अभी से चुनौती मिल रही है, और अभी से ये देखिए कहीं ना कहीं एक चेतावनी भी है कि आने वाला समय टफ टाइम होने वाला है कांग्रेस के लिए। नहीं कोई बात नहीं, ये बात बहुत अच्छे में, ये गुड ह्यूमर में रहने चाहिए। हमें अपनी कार्यशैली पे पूरा भरोसा है। हमें क्या करना, हम पूरे रोड मैप के साथ आएंगे और काम भी करेंगे। लेकिन एक और सवाल पूरे जी, प्रदेश की जनता का भरोसा भी मिला है। और आप समझिए कि जो भाजपा के लोग हैं, 5 साल सत्ता में रहे हैं, अब ये कुछ फैसले ऐसे किए कि जो केवल राजनीतिक दृष्टि से थे, उस पर विसमीक्षा तो होगी, इसमें कौन सी बड़ी बात ठीक है नरेश जी। लेकिन देखिए, जैसे अभी राजीव भारद्वाज जी ने भी कहा, जो सवाल उन्होंने पूछा कि अभी तक 10 दिन हो गए हैं लेकिन मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर भी कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ, जिससे संदेश ये जाता है कि सब कुछ ठीक नहीं है कांग्रेस में। नहीं, हमारी बहुत अच्छी, आप अच्छा संदेश दीजिए, आपकी अच्छा ही होगा आगे। आप इसमें सब लोग पेशेंस रखें। अभी जो परिस्थितियां बनी है, मुख्यमंत्री जी को कोरोना जो है पॉजिटिव हो गए, इसकी वजह से जो है थोड़ा सा 2-4 दिन डिले हो गया, और फैसले हो रही है, सरकार फैसले ले रही है। हमने नीतिगत फैसले लिए कि अगर हमने बात की है कि हम हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन लाएंगे, और उस पर फैसला हो गया, आगे बढ़ रहे हैं। हमने ओपीएस को लेकर सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने फैसला कर दिया है। लोग काम राजीव भारद्वाज जी, नरेश जी, अभी इनको समझाओ कि हमने जब जयराम जी की सरकार बनी थी तो हमने 6 महीने का टाइम दिया था सेटल होने के लिए। आप इसको राजनीतिक दृष्टि से देख रहे हो, कुछ होने वाला नहीं है। हम मजबूत इरादों के साथ बोलिए भारद्वाज जी, धैर्य रखिए। वो कह रहे धैर्य तो रखिए। हमने राजनीतिक विद्वेष से जयराम ठाकुर जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी
उस समय सत्ता में थे, जब मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा किए गए निर्णय, उनके द्वारा किए गए कामों को जयराम ठाकुर जी ने आकर बिल्कुल भी नहीं पलटा था। ये अच्छा। एक ऐसा क्या टीस इस बात की है, क्या पहले की सरकारें नहीं करती रही है भारद्वाज जी? ये तो पहले भी सरकारों में होता रहा है ना कि सरकार बदलती है तो फैसले भी बदलते हैं, पुराने फैसलों को पलटा जाता है। ये पहली बार तो नहीं हो रहा है भारद्वाज जी। जनहित के फैसले बताइए, कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए फैसले थोड़ी नहीं चाहिए। नहीं, लेकिन ये तो आपकी सरकारें भी करती रही है ना सर, ये तो आपकी सरकारें भी करती रही है कि पुराने फैसलों को पलटा गया है। ऑपरेशनल हो गए, सब कुछ हो गया, उसके बाद बदलने का क्या मतलब था, मुझे ये बताएं। और दूसरा मैं याद करना चाहता हूँ, हम लोग जब सत्ता में आए थे तो हमने कांग्रेस से 1,65,000 वोट ज्यादा लिया था, और आज जरा आंकड़ा देख लीजिए, केवल 47,000 वोट लेकर आगे ये इन्होंने सरकार बनाई है। और वोट जो शिफ्ट जो है वो केवल 0.90% है सर। उससे में फर्क क्या पड़ता है इस समय? उससे फर्क क्या पड़ता है इस समय? सत्ता में इस समय कांग्रेस पार्टी है, बेशक वोटों का डिफरेंस, वोट परसेंटेज का डिफरेंस कितना भी रहा हो। नरेश जी वो कह रहे हैं क्यों आज फैसले बदल रही है सरकार, नई सरकार आई है, पुराने जो अच्छे फैसले थे उनको क्यों पलटा जा रहा है? जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नहीं हराया था, ठीक है, जनता ने नहीं हराया, और ये बड़े कम मार्जिन से जीत कर आए हैं। मैं कहता हूं कि भगवान सद्बुद्धि दे, इनको गुड सेंस प्रिवेल करे, और जो जनहित के निर्णय के ऊपर पूर्ण फिर से विचार करिए, पुनर्विचार करिए। ठीक है सर, इस पे जवाब ले लेते हैं नरेश जी, क्या कह रहे हैं इस पे जवाब ले लेते हैं नरेश जी का। नरेश जी बोलिए, जो जनहित के फैसले थे उनको क्यों पलटा जा रहा है इस समय? इनको गलत फहमी है कि मुख्यमंत्री जी 4 साल सोए रहे और हर सारे फैसले 2 महीने में कर गए। जब इलेक्शन था वो हम बार बार पूछते रहे जयराम जी से कि उठ जाओ, जाग जाओ, कुछ करो प्रदेश के लिए। केवल राजनीतिक फैसले 2 महीने में करोगे? चलिए ठीक है नरेश जी, अब आप ये बताएं सर, मेरा आखिरी सवाल फिर से आपसे यही है, क्योंकि 10 दिन के भीतर पहली कलम से ओपीएस बहाली का वादा था, ये वादा कब पूरा होगा? कितना इंतजार अभी प्रदेश की जनता को और करना होगा, क्योंकि इसी वादे के ऊपर तो वोट मांगे थे कांग्रेस ने। चिंता हम हो चुका है, मोहर लगने की बात है, उस पे काम चल रहा है। मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिए हैं कि जो इनकी यूनियंस हैं, जो हमारे फाइनेंस विभाग है, सब इस पे काम पे लग चुके हैं। भाजपा को इसमें ज्यादा उतावला होने की जरूरत नहीं है, संयम रखें। जो कांग्रेस पार्टी ने 10 गारंटी बड़े जोरदार शब्दों में नरेश जी भी अपने टीवी चैनल पे बोलते थे, महिलाओं को 1,500 रुपया देंगे 10 दिन के भीतर। भाई साहब आप थोड़ा तो संयम रखें। और अब चलिए ठीक है सर, आप कह रहे हैं आदेश हो चुके हैं, सिर्फ आखिरी मोहर लगनी बाकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी कह रहे हैं कि हिमाचल की स्थिति अच्छी नहीं है, जब हमारे संसाधन बढ़ेंगे तब हम ये काम करेंगे। ठीक है सर, एक एक करके, क्योंकि आपकी आवाज ऑडियंस तक भी नहीं पहुंच पाएगी ठीक से। नरेश जी आप कह रहे हैं कि हो चुका है फैसला, आदेश हो चुके हैं, सिर्फ अंतिम मोहर लगनी बाकी है। आदेश इस बात के हुए हैं, अब ये बात मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हमारे संसाधन नहीं है, संसाधन बनेंगे तब हम महिलाओं को 1,500 रुपया देंगे। पहले बड़े जोरदार शब्दों में कहते थे 10 दिन के भीतर, 10 दिन के भीतर हम। बिल्कुल जाहिर तौर पर देखिए, ये जो वादे किए गए थे, ये वादे अब कैसे कैसे पूरे होंगे ये जरूर देखना होगा। और इसी वजह से इस समय सत्ता पक्ष से सवाल करने का मौका इस समय बीजेपी के पास है, विपक्ष के पास है। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश चौहान जी, राजीव भारद्वाज जी, आपका भी बहुत शुक्रिया खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर अभी देखना होगा कि जो वादे करके कांग्रेस सत्ता पर काबिज हुई थी, वो वादे आखिर कब और कैसे पूरे होते हैं। सबसे बड़ा वादा ओपीएस बहाली का था, उस फैसले का, उस वादे के पूरे होने का इंतजार इस समय हिमाचल प्रदेश की जनता भी कर रही है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर आपको शिमला से बता दें, शीतकालीन सत्र की अधिसूचना निरस्त। विधानसभा सचिवालय में जारी की अधिसूचना, शीतकालीन सत्र को निरस्त करने पर राज्यपाल की मुहर। नए सिरे से तय होंगी शीतकालीन सत्र की तिथियां। दरअसल पहले 22 तारीख से सत्र की शुरुआत होनी थी, लेकिन चूंकि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस समय कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और क्वारंटीन में वो इस समय है, इसी वजह से शीतकालीन सत्र की तिथियों में बदलाव अब किया जाएगा। हालांकि अभी जो पहले की अधिसूचना थी उसे निरस्त किया गया है, लेकिन आगे आने वाली जो नई तारीख है उनका बहुत जल्द ऐलान होगा। लेकिन फिलहाल अधिसूचना को निरस्त कर दिया गया है। वहीं एक और खबर आपको शिमला से बता दें, दरअसल हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश भर में 12 डिवीजन डी नोटिफाई किए गए।
बिजली बोर्ड ने जारी किया आदेश। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश भर में 12 डिवीजन डी नोटिफाई किए गए हैं। इसके साथ ही बिजली बोर्ड ने दरअसल इसे लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। ताजा प्रपोजल भेजने के निर्देश दिए गए। कांग्रेस सरकार ने समीक्षा करने के बाद निर्णय लिया। पिछली सरकार के 8 महीने में लिए गए फैसलों की समीक्षा की गई। तो पिछली सरकार ने जो पिछले 8 महीने में जाते जाते जो वादे और जो फैसले लिए थे, दरअसल उन फैसलों की समीक्षा की गई थी और उसके बाद में ये फैसला, बड़ा फैसला हुआ है प्रदेश सरकार का कि बिजली विभाग के 12 डिवीजन डी नोटिफाई किए गए हैं। ताजा प्रपोजल भेजने के निर्देश दिए गए हैं। हमारे साथ इस समय प्रदीप ठाकुर, शिमला ब्यूरो, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप, ये बड़ा फैसला है जो सरकार ने लिया है। बिल्कुल अवंतिका, देखिए जैसे ही सरकार, जो कांग्रेस सरकार है वो सत्ता में आई, उसके बाद उन्होंने तुरंत एक निर्णय लिया था कि जो पिछले 8 से 9 महीने के फैसले हैं, यानी 1 अप्रैल से लेकर अब तक के जो फैसले हुए हैं, जब तक आचार संहिता नहीं लगी थी, तो उनको जो है उनकी रिव्यू किया जाना था। उसके बाद ये भी निर्णय लिया गया था कि जो बिना बजट के कार्यालय खोले गए हैं उनको डी नोटिफाई किया जाएगा, यानी वो कार्यालय बंद होंगे। तो इसी कड़ी में अब सिलसिला शुरू हो चुका है और बिजली बोर्ड ने आज इसमें ये निर्णय लिया है कि करीब 12 डिवीजन है और उसके साथ साथ कुछ सब डिवीजन भी है, 2-3 सर्कल भी हैं। ये भी एक अलग से नोटिफिकेशन है और उसमें ये कहा गया है कि ये बिना बजट के जो है, ये उस वक्त घोषणा हुई थी चुनाव के नजदीक, जब लोगों ने डिमांड की कि यहाँ पर सब डिवीजन सर्कल जो है बिजली विभाग का, ये चीजें होनी चाहिए। उस वक्त सरकार ने घोषणा की थी, नोटिफिकेशन भी बाकायदा हुई थी। लेकिन अब जो है वर्तमान सरकार ने ये निर्णय लिया है कि ये डी नोटिफाई किए जाएंगे और उसके साथ साथ जो संबंधित अधिकारी हैं उनको साफ तौर पर कहा गया है कि अगर आपको लगता है कि ये जरूरी है तो एक जो है जस्टिस, बिल्कुल समीक्षा बैठक के बाद, समीक्षा करने के बाद भी बड़ा फैसला है जो लिया गया है प्रदेश सरकार की ओर से। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी के लिए। अब आपको बता दें कि बिलासपुर में सीमेंट प्लांट विवाद और एसीसी कंपनी में चल रहे आंदोलन को लेकर बैठक बेनतीजा रही। ये बड़ी खबर इस समय आपको बता रही है। बिलासपुर में सीमेंट प्लांट को लेकर विवाद जारी है। एसीसी कंपनी में चल रहे आंदोलन को लेकर बैठक हुई, लेकिन ये बैठक बेनतीजा रही। प्रशासन के साथ आज फिर ये बैठक हुई थी जो बेनतीजा रही। 2 घंटे मीटिंग के बाद भी कोई परिणाम सामने नहीं आया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुनील ठाकुर, हमारे संवाददाता, हमारे साथ बिलासपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, क्या रहा बैठक में, आज क्या चर्चा हुई? जी मैं बताना चाहूंगा, जो बैठक हुई थी इसमें कम से कम 2 घंटे बैठक चली थी, जिसमें एसी कंपनी और अंबुजा कंपनी के दोनों प्रबंधक थे और इसमें बीटीसी के भी अधिकारी, जो यूनियन के अधिकारी थे, वो भी मौजूद रहे। और इसके साथ ही जो उनकी कार्यकारिणी है, 21 सदस्यों की कार्यकारिणी है, वो भी मौजूद थे। लेकिन लास्ट में कोई भी नतीजा सामने नहीं आया। कहाँ पर पेच फंसा हुआ है सुनील? क्या मांगे हैं, क्यों ये आंदोलन चल रहा है? मांगे इनकी ये जो भाड़ा है उसको बढ़ाया जाए और इसके साथ इनका कहना है कि जो पंजाब के डैम पे हैं उनको खोला जाए, क्योंकि जो ये कंपनी है ये इन डैम्पों को बंद कर रही है और इसके कारण इनको बहुत घाटा हो रहा है। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि 4 लाइन बनकर तैयार रखी है, लेकिन 4 लाइन का कार्य अभी होना बाकी है। इसके साथ ही ये कह रहे हैं कि 4 लाइन का कार्य पूरा नहीं होता तो सर रेट जो पहले के हैं, जो 11 रुपए 41 पैसे हैं, वही मिलना चाहिए। लेकिन कंपनी का कहना ये है कि जो रेट हम देंगे वो 6 रुपए 11 पैसे देंगे। इसके ऊपर बड़ी बात आ रही हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुनील तमाम जानकारी के लिए। तो ये बैठक हुई और आज की बैठक भी बेनतीजा हुई। करीब 2 घंटे की ये बैठक रही, लेकिन बैठक के बाद भी कोई परिणाम निकल कर नहीं आया है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब आपको बता दें कि दरअसल निजी बस ऑपरेटर जिला बिलासपुर यूनियन के पूर्व प्रधान अनिल कुमार मिंटू ने कहा कि ट्रक ऑपरेटर्स के हक की लड़ाई में वो उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि सीमेंट कंपनियों के सहारे चल रहा सैकड़ों लोगों का रोजगार खतरे में पड़ गया है। यही हाल ट्रक ऑपरेटर्स का भी है। बरमाणा में स्थित एसीसी सीमेंट प्लांट को अनिश्चितकाल के लिए बंद करने के आदेश से ट्रक ऑपरेटरों की चिंता इससे बढ़ गई है और चिंता में डूब गए हैं। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में सभी बस ऑपरेटर उनके साथ खड़े हैं। ये बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। सीमेंट फैक्ट्री पे हड़ताल चली है। अंदानी जी जो मालिक हैं उन्होंने तुल्क फरमान जो किया उसके विरोध में आज हमारे ट्रक ऑपरेटर हड़ताल पे हैं। जिला प्राइवेट बस ऑपरेटर यूनियन के पूर्व प्रधान होने के नाते हम सभी बस ऑपरेटर हमारे ट्रक ऑपरेटरों के साथ इस समस्या का समाधान करने के लिए तैयार हैं और आने वाले समय में अगर अंदानी जी ने हमारा
ट्रकों के मालिकों के पक्ष में फैसला नहीं किया तो भूख हड़ताल करने से मैं गुरेज नहीं करूंगा।